Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to discuss rectification. Rectification क्या है? Rectification ऐसा process. जी students, today we are going to discuss about rectification. Rectification क्या है? Rectification is the process in which AC current or AC voltage is being converted into DC current or DC voltage. यानी रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एसी करंट या एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट या डीसी वोल्टेज के अंदर। मिसाल के तौर पर हमने कोई पेडिस्टल फैन बनाया है जो कि ऑपरेट करता है डीसी वोल्टेज के ऊपर, लेकिन हमारे पास जो घरों में अवेलेबल होती है वो होती है एसी वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, पहले उस एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे डीसी के अंदर, फिर जाके उस फैन को ऑपरेट कराएंगे। अगर हम उस फैन को डायरेक्ट ही एसी सप्लाई दे देते हैं तो क्योंकि उसने वर्क डीसी के ऊपर करना होता है तो एसी के ऊपर वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अमल में लाएंगे कि उस एसी करंट को या एसी वोल्टेज को पहले हम कन्वर्ट करेंगे डीसी के अंदर, फिर जाके उसकी वर्किंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। सो रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एसी करंट को या एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट या डीसी वोल्टेज के अंदर। और रेक्टिफिकेशन की हमारे पास दो टाइप होती हैं। फर्स्ट वन इज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आपके पास पहले जो है रेक्टिफिकेशन की टाइप वो होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के सर्किट के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं। एक आपके पास है ये एसी वोल्टेज, ये सिंबल जो है ये एसी की होती है। इसके आगे एक लगा हुआ है डायोड जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसके आगे लगी हुई है रेजिस्टेंस जिसको हम लोड रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं। यानी इस पूरे सर्किट के अंदर हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द एसी वोल्टेज, एसी बैटरी जिसे हम कहते हैं। सेकंड आपके पास डायोड लगा हुआ है और लास्ट में आपके पास लगी हुई है रेजिस्टेंस जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। अब ये सर्किट डायग्राम है किसकी? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। इसके अंदर पहले हम देखते हैं कि हम इनपुट कौन सी दे रहे हैं, इनपुट किस शेप में होती है। एसी करंट हो या चाहे एसी वोल्टेज हो, उसकी जो इनपुट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। वो वेव इस तरह से आपके पास होगी। ये आपके पास है इनपुट, जो बैटरी से हम दे रहे हैं इनपुट। ये आपके पास टोटल कंप्लीट इनपुट आ गई किसकी? इस सर्किट की। जी हमने ड्रा की है इनपुट किसकी? इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के सर्किट की। कि ये जो हमने बनाई है ये आपके पास है इनपुट। ये इनपुट है इन द फॉर्म ऑफ वेव कि ये आपके पास एसी की एक कंप्लीट वेव है। फर्स्ट क्या, जो हमने एसी बैटरी लगाई हुई है वो एसी बैटरी आपके पास है 5 वोल्ट की। टोटल वोल्टेज जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास है 5 वोल्ट। अब इस 5 वोल्ट के अंदर क्या है, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे यहां से करंट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से करंट इंक्रीज करता है। इस तरह अगर हम वोल्टेज की वेव फॉर्म बना लें तो यहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से हमें ये वोल्टेज हासिल हो जाता है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि डायोड आपके पास दो तरह के होते हैं। एक डायोड बना होता है सिलिकॉन का और दूसरा डायोड जो है वो बना होता है जर्मेनियम का। इस तरह का डायोड आपके पास सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के डायोड को वर्क कराने के लिए हमें चाहिए होता है कम से कम 0.7 वोल्ट। तो अगर जर्मेनियम का डायोड यूज कर रहे हो तो उसे हमें वर्क कराने के लिए कम से कम वोल्टेज चाहिए होता है 0.3 वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तो चाहे ये डायोड आपके पास सिलिकॉन का हो या चाहे ये डायोड आपके पास जर्मेनियम का हो तो ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि इसे मिनिमम तो 0.7 या 0.3 चाहिए। तो जो इसे हम सप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास +5 वोल्ट की है। तो यानी एसी के इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये वाला डायोड वर्क करेगा और जब वर्क करेगा तो यहाँ से करंट का जो फ्लो है वो इस तरह से शुरू हो जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर हम कहते हैं करंट का फ्लो हो रहा है। और अब अगर करंट फ्लो हो जाएगा तो हम कहते हैं कि आउटपुट के ऊपर भी ये वाला हिस्सा हमें हासिल हो जाएगा। तो ये वाली चीज हमारे पास आउटपुट पे इस तरह से आ जाएगी।
यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमने इनपुट के ऊपर दिया था वो हमने आउटपुट के ऊपर हासिल कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जब इस एसी का नेगेटिव साइकिल आएगा तो डायोड किस तरह से वर्क करेगा। अब हम उसको देख लेते हैं कि जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये जो हमने टर्मिनल बनाए हुए हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइकिल के दौरान क्या होगा, ये वाला वोल्टेज आपके पास नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो अब जो हम यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो इस तरह से होगा। अब ये आपके पास माइनस में आ जाएगा, ये आपके पास प्लस में आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि जो टोटल आपके पास वोल्टेज शो होना है अब उसको हम देख लेते हैं कि ये वाला टर्मिनल अब नेगेटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल अब आपके पास पॉजिटिव हो गया। तो अब जो वोल्टेज इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वोल्टेज होगा आपके पास -5 वोल्ट। अब हम इसको देखते हैं कि ये -5 वोल्ट के ऊपर किस तरह से ऑपरेट करेगा, किस तरह से वर्क करेगा। अब इसकी वर्किंग को हमने चेक करना है एट -5 वोल्ट। अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायोड अगर सिलिकॉन का है तो इसे कंडक्ट करने के लिए मिनिमम 0.7 वोल्ट चाहिए, और अगर डायोड जर्मेनियम का है तो इसे कंडक्ट करने के लिए मिनिमम 0.3 वोल्ट चाहिए। लेकिन अब हम इसको सप्लाई कर रहे हैं -5 वोल्ट। तो अब क्या होगा कि अब -5 वोल्ट के ऊपर हमारा ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। अब जब ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा तो आगे इसकी वेव फॉर्म भी हमें हाथ से नहीं होगी। तो अब वेव फॉर्म की जगह हमारे पास क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइकिल है ये स्किप हो जाएगा। यानी पॉजिटिव साइकिल तो हमें आउटपुट के ऊपर हासिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमारा डायोड वर्क कर रहा था, वो कंडक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रोवाइड किया था +5 वोल्ट, और उसे वर्क करने के लिए या तो 0.7 वोल्ट चाहिए था या 0.3 वोल्ट चाहिए था। तो वो उसे इजिली अवेलेबल था, तो इसी वजह से उसकी वेव फॉर्म भी हमें आउटपुट के ऊपर हासिल हो गई थी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर नेगेटिव साइकिल को अप्लाई किया है तो फिर हमने देखा है कि ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल -5 वोल्ट वाज बीइंग अप्लाइड टू डायोड, बट द डायोड नीड्स 0.7 or +0.3 volt to conduct, so this voltage will not be available to diode, so we can say that diode will not conduct in this situation। अब क्यों नहीं कंडक्ट करता? क्योंकि जब हम इसको -5 वोल्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनाइट हो जाती है और डायोड एक्ट करने लग जाता है एज ए ओपन स्विच। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो ही नहीं कर सकेगा, और जब करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा तो हम कहते हैं कि हमारा सर्किट क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा उसकी वेव फॉर्म भी हमें हासिल नहीं होगी। तो होगा क्या, जब नेगेटिव साइकिल आगे हासिल ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमें वेव हासिल नहीं होगी, तो ये वाला हिस्सा जो है ये स्किप कर जाएगा। इस तरह इसके बाद अगर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो हमें हासिल होगा इस तरह से, लेकिन नेगेटिव साइकिल जो है वो फिर स्किप हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने रेक्टिफिकेशन की स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज के अंदर। अब देखें, इनपुट के ऊपर हमने अप्लाई किया था एसी वोल्टेज, लेकिन आउटपुट के ऊपर हमें हासिल हो रहा है डीसी वोल्टेज। तो इसे हम कहते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। एसी और डीसी में फर्क क्या है? एसी करंट या एसी वोल्टेज के अंदर आपके पास दोनों साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। लेकिन डीसी करंट या डीसी वोल्टेज की वेव फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही साइकिल पाया जाता है। देखें, इसमें नेगेटिव वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हासिल हो रहा है। तो आधी वेव को हमने डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। यानी इसके अंदर आधी एसी वेव को हमने कन्वर्ट कर लिया है आधी डीसी वेव के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नेम्ड एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब आपके पास जो सेकंड टाइप है इसको हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। ये जो आपके पास सेकंड टाइप है इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसकी सर्किट डायग्राम को समझिएगा कि इसकी सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें शामिल है। इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं 4 डायोड।
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने एक ही डायोड यूज किया था। यहाँ पे आपके पास 4 डायोड है, 4 डायोड को हमने नाम दिया, ये D1 है, ये डायोड आपके पास D2 है, ये डायोड आपके पास D3 है और ये डायोड आपके पास D4 है। यानी ये 4 डायोड आ गए इस पूरी सर्किट डायग्राम के अंदर, जिसको हमने कहा D1, D2, D3 एंड D4। ये आपके पास एसी वोल्टेज है जिसको हम सप्लाई वोल्टेज का भी नाम देते हैं। अब ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है आखिर में जाके। अब एसी का आपके पास एक कंप्लीट साइकिल जो होता है, इसके अंदर फिर दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। अब जो आपका कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, हाफ टाइम पीरियड के अंदर एसी वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है और हाफ टाइम पीरियड के अंदर एसी वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है। अब फर्ज किया हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल को, जिसको हम लिखते हैं 0 से T/2 तक। यानी ये फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान हमने ये चेक करना है कि जो 4 डायोड हमने लगाए हुए हैं, इन 4 डायोड में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा डायोड रिवर्स है। इनमें से जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा वो कनेक्ट कर जाएगा और जो डायोड आपके पास रिवर्स बायस होगा वो कनेक्ट नहीं करेगा। अब हमने ये सिचुएशन देखनी है कि इन सब डायोड में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा डायोड रिवर्स एक्ट कर रहा है। तो इसकी सर्किट डायग्राम को हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से डायोड आपके पास फॉरवर्ड होंगे और कौन कौन से डायोड आपके पास रिवर्स होंगे। सो पहले हम देख लेते हैं इस डायोड D1 को कि आया कि ये फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है। अब देखिए D1 का ये जो P हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है A के साथ और A फर्दर आगे जुड़ा हुआ है AC वोल्टेज के पॉजिटिव के साथ। तो यानी जब P रीजन कनेक्टेड हो बैटरी के पॉजिटिव के साथ और जब N रीजन कनेक्टेड हो बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है। तो हम लिखेंगे कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारे पास डायोड आ गया है D1, यानी D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। अब हम D2 को चेक करते हैं। D2 का जो P रीजन है डियर स्टूडेंट, वो कनेक्टेड है B के साथ और B जो है ये आगे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो हम कहते हैं कि जब डायोड का P रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो वो डायोड जो है वो रिवर्स बायस होता है। तो हम लिखेंगे कि रिवर्स बायस के अंदर हमारे पास जो डायोड D2 है वो अब एक्ट कर रहा है एज ए रिवर्स बायस। अब हम चेक करते हैं D3 को। अब D3 के अंदर देखिए आप, N रीजन जो है वो कनेक्टेड है B के साथ और B जो है ये फर्दर कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। और जब N रीजन नेगेटिव के साथ और P रीजन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं हमारा जो ये डायोड है ये अब एक्ट कर रहा है एज ए फॉरवर्ड बायस। सो D3 डायोड विल आल्सो बी फॉरवर्ड बायस। यानी आपके पास D1 और D3 ये दो डायोड ऐसे हैं जो फॉरवर्ड बायस हैं। और अगर हमने D2 को चेक किया है तो D2 आपका रिवर्स बायस था। अब D1 को भी हमने चेक कर लिया है, D2 को भी चेक कर लिया और D3 को भी चेक कर लिया। अब आपके पास आखिरी डायोड बच गया है जिसको हम कहते हैं D4। अब अगर हम D4 को चेक करते हैं डियर स्टूडेंट, अब देखें D4 का जो ये N टर्मिनल है ये कनेक्टेड है A के साथ और A आगे कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। और जब N रीजन बैटरी के पॉजिटिव के साथ और P रीजन जब बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं ये डायोड एक्ट कर रहा होता है एज रिवर्स बायस। सो डायोड D4 विल आल्सो बी रिवर्स बायस। सो हम कह सकते हैं कि AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 और D3 डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और D2 और D4 ये रिवर्स बायस होंगे। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है उसमें से करंट फ्लो हो जाता है और जो डायोड आपके पास रिवर्स बायस होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो हमने ये एरो से शो कराया हुआ है कि D1 में से भी करंट फ्लो हो रहा है और D3 में से भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन D4 और D2 में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। सो जिन में से करंट फ्लो हो रहा होता है उनकी वेव फॉर्म भी हमें हासिल हो जाती है। तो आउटपुट के ऊपर आपके पास ये वाली वेव फॉर्म आ जाएगी,
ये D1 के लिए आ गई और ये आपके पास आ गई D3 के लिए। ये D1 की वेव फॉर्म है और ये D3 की वेव फॉर्म है। D2 और D4 की वेव फॉर्म तो हमें हासिल ही नहीं होगी, क्योंकि ये दो डायोड जो थे ये तो एक्ट कर रहे थे एज रिवर्स बायस। सो रिवर्स बायस में जो डायोड होते हैं उनकी वेव फॉर्म आगे हासिल नहीं होती, क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर डायोड की रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाती है और डायोड एक्ट कर रहा होता है एज ए ओपन स्विच। और हमें पता है जब भी सर्किट हमारा ओपन होता है तो वहां से करंट का फ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D3 will be forward bias, and during नेगेटिव हाफ साइकिल, अब हम इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान देखते हैं कि सर्किट में आपके पास कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी, कौन कौन सी चीजें वेरी होंगी। अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं एट नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, आपके पास ये जो टर्मिनल है ये रिवर्स हो जाएंगे। जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आ जाएगा और जहां नेगेटिव था अब वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं T/2 से T तक, ये आपके पास आ जाएगा अब नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो सर्किट के अंदर आपके पास क्या क्या तब्दीलियां होंगी, इसको हम देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमने देखा था कि डायोड D1 और D3 ये फॉरवर्ड बायस थे और डायोड D2 और D4 ये रिवर्स बायस है। लेकिन अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, अब हमने इन डायोड्स को देखना है कि कौन से डायोड फॉरवर्ड है और कौन से डायोड रिवर्स है। पहले हम D1 को देख लेते हैं। D1 का जो P रीजन है वो कनेक्टेड है A के साथ और A आगे कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। तो अब हम कहेंगे कि इस दौरान जो है अब रिवर्स बायस में पहले आ जाएगा डायोड D1। अब हमारा डायोड D1 जो है अब ये रिवर्स बायस हो गया। इस तरह का D2 को चेक करते हैं। तो अब देखें D2 का जो ये P टर्मिनल है ये कनेक्टेड है B के साथ और B आगे कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ। तो जब P रीजन पॉजिटिव के साथ और N रीजन जब नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो इस दौरान आपके पास जो डायोड D2 है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। D1 आपके पास रिवर्स बायस और D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस। अब हम चेक करते हैं D3 को। D3 के अंदर देखें ये जो N टर्मिनल है ये कनेक्टेड है B के साथ और B जो है ये आगे कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ। तो जब N रीजन पॉजिटिव के साथ और P रीजन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। सो हमारा डायोड जो D3 है अब ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। आखिरी अब आपके पास है D4। D4 का जो N टर्मिनल है वो आप देखिए कनेक्टेड है A के साथ और A आगे कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अब D4 जो है ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो D4 विल बी फॉरवर्ड बायस। अब ये भी देख सकते हैं कि ये दो कंडीशन जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान D1 और D3 ये फॉरवर्ड बायस थे और D2 और D4 ये रिवर्स बायस है। लेकिन T/2 से T तक या ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 and D3 आर रिवर्स बायस एंड D2 and D4 आर फॉरवर्ड बायस। अब जो डायोड फॉरवर्ड बायस है D2 और D4 उनकी वेव फॉर्म भी हासिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आउटपुट के ऊपर शो हो जाएगा कि ये आपके पास अब D2 की वेव है, ये आपके पास अब D4 की वेव है। तो आपके पास अब इसको हमने नाम दिया है एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसे हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि सारी की सारी एसी वेव को हमने डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वेव का कोई हिस्सा भी स्किप नहीं हुआ, कोई हिस्सा भी आपके पास जाया नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं एज ए फुल वेव रेक्टिफिकेशन। So these are two type of rectification. One is the half wave rectification and other is the full wave rectification. So student, this was all about half wave rectification and full wave rectification. इसके मुतालिक आप लोगों के जो भी सवालात हों आप चैट के ऑप्शन में जाकर उनको राइट डाउन करें।
अभी भी हमारे पास लेक्चर में तकरीबन 5 मिनट बाकी है ताकि हम विद इन टाइम उनका प्रॉपर आंसर दे सके। जी स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के मुतालिक या फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के मुतालिक आप लोगों के जो भी सवालात हो आप चैट के ऑप्शन में जाके उनको राइट डाउन करें। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में या फुल वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो चीज़ आपको समझ ना आई हो वो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, हरी अप, आस्क योर क्वेश्चंस। जी डायोड की वर्किंग के बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के बारे में, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में जो चीज़ भी आपने पूछनी हो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाके वो चीज़ पूछ सकते हैं कि जो स्टेप आपको समझ ना आया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का। जी एक क्वेश्चन आया है बच्चे का कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला रिपीट करा दें। देखिए स्टूडेंट, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन वी हैव टू यूज 4 डायोड। These 4 diode will be named as D1, D2, D3 and D4. This circuit is also named as bridge rectifier क्योंकि ब्रिज जो है वो एक पुल सा बना होता है, तो इसमें हमने टोटल 4 डायोड यूज करने हैं। These 4 diode will be D1, D2, D3 and D4 and one will be the AC voltage or AC supply. So during positive half cycle from 0 to T by 2, the diode D1 and D3 will be forward biased and diode D2 and D4 will be reverse biased. So the diode which are forward biased, the waveform of these diode will be obtained, and those diode which were reversed biased, the waveform these diode will not be shown. But during negative half cycle, diode D1 and D3 will be reverse biased and diode D2 and D4 will be forward biased. So in positive half cycle, those diode which were previously forward biased, now these diode will be reverse biased. But in first cycle, those diode which were reversed, now these will be forward bias. So जो डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस होंगे उनकी वेव फॉर्म भी आगे हासिल हो जाएगी। इसको हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें तो पूरी वेव आपको हासिल हो गई है, कोई वेव का हिस्सा आपके पास स्किप नहीं हुआ। जैसे आपके पास यहाँ पे हुआ था, ये वाला हिस्सा स्किप हो गया था, ये आउटपुट के ऊपर शो ही नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई हिस्सा भी स्किप नहीं हुआ। जी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है? आप देखें रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एसी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं डीसी के अंदर। हम रेक्टिफिकेशन का सारा प्रोसेस कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन का सारा प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि एसी का कुछ हिस्सा फिर भी डीसी के अंदर रह जाता है। हम क्या कर रहे थे, सारी की सारी एसी को कन्वर्ट करना चाह रहे थे डीसी के अंदर, लेकिन रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करने के बाद हमने देखा है कि कुछ हिस्सा एसी का अब भी डीसी के अंदर मौजूद है, तो इस हिस्से को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर सर्किट में क्या होता है, सिंपली कैपेसिटर लगा होता है या फिर इंडक्टर लगा होता है, तो उसके जरिए हम जो हिस्सा एसी का अभी भी डीसी के अंदर मौजूद था उसको हम रिमूव करा सकते हैं। सो दिस इज नेम्ड एज फिल्टर सर्किट। जी स्टूडेंट, इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन आया था, इस तरह इसके अलावा फिल्टर सर्किट के बारे में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा भी आप लोगों के जो सवालात हों अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या फिर अबाउट फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यू कैन आस्क इजीली बिकॉज वी हैव स्टिल 2 मिनट्स इन दिस लेक्चर। जी स्टूडेंट, हरी अप, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ये सब क्लियर है तो चैट के ऑप्शन में आप ओके का वर्ड लिख दें या फिर यस का ऑप्शन लिख दें ताकि हमें ये बात वाज़ेह हो जाए। जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आपके पास क्या है कि आधी एसी वेव को हम कन्वर्ट करेंगे आधी डीसी वेव के अंदर। अब देखें, अब हाफ वेव के अंदर, क्योंकि इसका नाम ही हाफ वेव है, तो हाफ वेव के अंदर क्या है कि आधी एसी वेव को हमने कन्वर्ट कर लिया आधी डीसी वेव के अंदर, तो जो आधी रह गई है उसको हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर सके, क्योंकि जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। जी एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि फिल्टर सर्किट के बारे में बता दें। जी इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिल्टर सर्किट पे आ रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास जो वेव है वो स्किप क्यों हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखें हम इसको सप्लाई कर रहे हैं -5 वोल्ट, लेकिन डायोड को चाहिए होता है या तो 0.7 प्लस में
अगर तो सिलिकॉन का बना हुआ है, या फिर 0.3 वोल्ट प्लस में अगर वो जर्मेनियम का नंबर, अगर हम उसको माइनस में अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस के ऊपर तो उसने कनेक्ट ही नहीं करना, तो जब कनेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाती है तो ये एक्ट कर रहा होता है एज ए ओपन स्विच, और जब सर्किट ओपन हो तो वहां से करंट का फ्लो ही नहीं होता, इसलिए ये वेव का हिस्सा जो है ये स्किप हो जाता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। जी फिल्टर सर्किट के बारे में दोबारा डिफाइन करा रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर, लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हालांकि चाहिए तो ये था कि सारी की सारी एसी को हम कन्वर्ट करें डीसी के अंदर, लेकिन क्या होता है कि जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर भी हम देखते हैं कि एसी का कुछ ना कुछ हिस्सा डीसी में अब भी मौजूद है, तो उस हिस्से को रिमूव कराने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा, सिंपली हम इसके साथ कोई कैपेसिटर जोड़ देंगे या फिर कोई इंडक्टर लगा देंगे, तो वो एक्ट कर रहा होता है एज ए फिल्टर कंपोनेंट। जी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि सर नेगेटिव साइकिल के दौरान करंट कितना होगा। अब देखिए करंट जितना पॉजिटिव साइकिल के दौरान होता है उतना ही नेगेटिव साइकिल के दौरान होगा। फर्ज किया कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान आपको हासिल हुआ था 10 एम्पेयर, तो नेगेटिव साइकिल के दौरान आपको हासिल होगा -10 एम्पेयर। करंट का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, जितना करंट आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान था उतना ही करंट आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है कि अगर पहले करंट आपके पास क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यूज भी अब आपके पास चेंज हो जाएगी कि पर के पहले आपके पास 10 एम्पेयर था तो अब आपके पास वो हासिल होगा -10 एम्पेयर। यानी करंट की मिकदार बराबर रहेगी, सिर्फ क्या होगा साइन में तब्दीली आएगी, करंट की डायरेक्शन में तब्दीली आ जाएगी कि पहले अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल के दौरान अब वो फ्लो करना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। जी स्टूडेंट्स लेक्चर हमारा तकरीबन एंड होने वाला है, इसको वाइंड अप करके हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद शायद आपका उर्दू का लेक्चर होगा। Dear students, this was all about half wave rectification and full wave rectification. So thank you.